नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको पीएफआई से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। दरअसल पीएफआई पर बड़ा एक्शन लिया गया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया गया है। पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया गया। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद यह फैसला लिया गया और सरकार ने गैर कानूनी संस्था इसे घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया। सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पीएफआई पर बैन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पीएफआई पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि देश भर में लगातार पीएफआई संगठनों पर छापेमारी चल रही थी अलग अलग राज्यों में, और इसी के मद्देनजर अब पीएफआई पर बैन लगाने की बात सामने आ गई है। केंद्र सरकार ने यह अहम और बड़ा फैसला लिया और पीएफआई को एक आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले एक संस्था की बात सामने आई है, और इसी के मद्देनजर यह बड़ा आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिया गया। गैर कानूनी संस्था इसे घोषित कर दिया गया है और ताबड़तोड़ ये छापेमारी जब चल रही थी, ये एक्शन जब लिया जा रहा था, उसके बाद यह अहम फैसला लिया गया है और कुल 1-2 नहीं बल्कि 5 सालों के लिए संस्था पर बैन लगा दिया गया है। और बता दें कि पीएफआई के एंटी इंडिया के एजेंडे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार नकेल कस रही है। कल ही देश के 8 राज्यों में ईडी और एनआईए की टीम पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक और असम में छापेमारी हुई। वहीं 6 दिन पहले भी देश के 13 राज्यों में ईडी और एनआईए ने करीब 100 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और दोनों ही छापेमारी में 350 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। पीएफआई पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। तो पीएफआई के एंटी इंडिया एजेंडे पर नकेल कसने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 13 राज्यों में कुछ दिन पहले छापेमारी की गई और कल भी 6 से 8 राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही थी और इस दरमियान करीब 350 लोगों को अपनी गिरफ्तारी में लिया गया है। और गृह मंत्रालय की तरफ से अब यह आदेश जारी किया गया कि ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद यह स्पष्ट होता है कि पीएफआई एक गैर कानूनी संस्था है और इसी को लेकर अब अगले 5 सालों तक ये संस्था रन नहीं करेगी। 5 सालों तक इस पर बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। सहयोगी संगठन जो पीएफआई के सहयोगी संगठन होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से नोटिफिकेशन भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, हमें पूरी जानकारी दे कि अब अगले 5 सालों तक पीएफआई के द्वारा जो बैन लगाया गया है उसमें अब आगे क्या कुछ होगा। देखिए सुबह बेहद महत्वपूर्ण फैसला किया गया है और पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाने के पीछे जो भी वजह रही हो, जो एक सबसे बड़ा आरोप था कि टेरर फंडिंग के जरिए भारत में दंगे फैलाने और भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रहे थे पीएफआई, और इसी वजह से उस पर बैन लगाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार से भी महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी हुई है पीएफआई की। मैं ठीक इस वक्त बिहार विधानसभा के बाहर रुपी थी सुबह, और आपको याद होगा कि जुलाई महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे तो उस वक्त भी पीएफआई पर यह आरोप लगा था कि फुलवारी में बैठकर पीएफआई के लोगों ने षड्यंत्र रचा था। और ठीक उसके कुछ दिनों के बाद, जब अभी अब से कुछ दिन पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बिहार सीमांचल के इलाके में हुआ था, पूर्णिया और किशनगंज में जब थे, उस वक्त उस दिन भी पीएफआई के कई ठिकानों पर बिहार में छापेमारी हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार से भी पीएफआई के कितने गहरे तार जुड़े हुए थे। जाहिर तौर पे इसके पहले बिहार में भी हम लोगों ने देखा है कि पीएफआई को लेकर काफी सियासत हुई थी। सत्ता पक्ष के लोग जो उस समय जेडीयू सरकार में शामिल थी भाजपा के साथ, उस वक्त भी जेडीयू इस बारे में कुछ खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन भाजपा लगातार हमलावर थी। और भाजपा के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने भी कहा था कि पीएफआई की जो हरकतें लगातार बिहार में बढ़ती जा रही है और कई जगह पे स्लीपर सेल बन चुका है, बिहार आतंकियों के जद में है। यहाँ पे पीएफआई के लोग बेहद सक्रिय हैं और जो बिहार को भी अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार से षड्यंत्र रचा जा रहा है पूरे देश में, देश को अस्थिर करने के लिए। तो जाहिर तौर पे पीएफआई के ऊपर जो भी एक्शन हुआ है वो बड़ा एक्शन है और उम्मीद जताई जा रही है कि पीएफआई के लोगों से जब पूछताछ होगी बात भी सामने आ रही है कि कुछ सहयोगी संस्था जो पीएफआई के हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो वो कौन कौन सी संस्था हो सकते हैं जो पीएफआई के साथ काम कर रहे थे?
देखिए, इस बारे में अभी गृह मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश चल रही है कि वैसे तमाम संगठन जो पीएफआई से किसी न किसी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों पर भी कार्रवाई होने की पूरी संभावना है। क्योंकि पीएफआई पे बैन लगने का मतलब, 5 साल का बैन लगने का मतलब साफ है कि केंद्रीय गृह विभाग के पास पूरी जानकारी होगी, क्योंकि कोई भी बड़ा एक्शन जब किसी भी संगठन पर लिया जाता है तो पूरा इन आउट निकाल लिया जाता है। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि अभी पूरी जानकारी वैसे संगठनों के बारे में भी लिया जा रहा होगा, क्योंकि पीएफआई एक संस्था जरूर है, लेकिन उसके साथ कई सारी संस्थाएं जुड़ी रहती हैं, क्योंकि पूरे देश में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। खासकर बिहार और बंगाल जैसे जो राज्य हैं, वहाँ पे इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो पीएफआई के जो संगठन के लोग हैं, पीएफआई के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं या फिर जो संगठन उनसे जुड़ाव रखते हैं, आनंद, देश भर के करीब 350 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है छापेमारी के दौरान। क्या इस बात की भी कोई जानकारी है कि बिहार से कितने लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई हो? देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें, पिछले कुछ दिनों, ये पहली बात नहीं, आपको याद होगा कि फुलवारी में अचानक से एक दिन सुबह सुबह में छापेमारी हुई थी और उसके बाद कई एनआईए की छापेमारी हुई थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिस दिन पूर्णिया में अमित शाह की रैली थी, उस दिन भी 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो बिहार में भी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया पीएफआई के सदस्य होने के आरोप में। तो जाहिर तौर पर बिहार जो आने वाले कुछ दिन पहले बिहार सेंटर पॉइंट बन गया था पीएफआई के लिए, और बड़ी छापेमारी बिहार के कई जिलों में हुई थी। खासकर एक दिन में तो 7 से 8 जिलों में भी छापेमारी हुई थी। तो पीएफआई को लेकर बिहार में सबसे ज़्यादा सरगर्मी देखी थी। और एक आपको ये भी वजह मैं बताऊं कि जब सरकार जब अलग हुई थी तो पीएफआई एक बड़ा एजेंडा था, क्योंकि जब दोनों का गठबंधन टूटा था उसके कुछ दिन पहले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरोप लगाया था कि बिहार में कई स्लीपर सेल हैं, कई जगह पे यहाँ पे आतंकी सक्रिय हो गए हैं और बिहार सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए मैंने आपको बताया कि पीएफआई के कई लोगों को बिहार में गिरफ्तार किया गया था और आने वाले समय में अगर बिहार में और गिरफ्तारी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि पीएफआई पर 5 साल के बैन लगने के बाद बिहार की सियासत गरमा सकती है सुबी, और हमारी कोशिश रहेगी कुछ देर के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पीएफआई संस्था पर अगले 5 सालों के लिए बैन लगा दिया गया है। और ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हम आपको दिखा रहे हैं, खासकर दिल्ली में जहां जहां पर छापेमारी हुई उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, किस प्रकार से गाजियाबाद, बुलंदशहर, और ये देखिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मालेगांव, कमरूत, ये तमाम जगह ऐसे हैं जहां पर पीएफआई संगठनों के ऊपर एनआईए के द्वारा छापेमारी की गई है। और लगातार ये ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला चलता रहा और इसी के बाद गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन लिया है। नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया कि अगले 5 साल तक ये संस्था बैन रहेगी, बंद रहेगी। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। 8 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों के दिखा रहे हैं जहां कल छापेमारी की गई है। कर्नाटक, बेंगलुरु, इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर भी छापेमारी की गई, दिल्ली में छापेमारी की गई, गाजियाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो 8 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देखिए किस प्रकार से देश भर के अलग अलग राज्यों में लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला चलता रहा। और ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों के दिखा रहे हैं। सबसे पहले 13 राज्यों में छापेमारी ताबड़तोड़ की गई और उसके बाद कल की अगर हम बात कर लें तो कल भी 8 राज्यों में छापेमारी हुई है, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया। पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि इसके सहयोगी जो संस्था हैं उन पर भी बैन लगाने की बात सामने आई है, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की मॉनिटरिंग में ही लगातार ये छापेमारी चल रही थी। एनआईए और की तरफ से लगातार ये छापेमारी अलग अलग राज्यों में, 13 राज्यों की तस्वीर आपने देखी और 8 राज्यों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही थी। साथ ही साथ बता दें कि इस पूरी छापेमारी के दरमियान कुल मिलाकर 350 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब आगे पूरा एक्शन लिया जाएगा। और देखिए, बीजेपी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने लगाया है, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। पीएफआई और उनके संबंधित संगठनों पर इसलिए प्रतिबंध लगाया है कि इनका राष्ट्र विरोधी काम हो रहा था और देश को खंडित करने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए काम कर रहे थे। इन पर जो 5 वर्षों का प्रतिबंध लगा है, ये बहुत ही मोदी सरकार का समय पर लिया हुआ सही कदम है। इसके लिए माननीय केंद्र सरकार को हम लोग अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
और बिहार के सियासी गलियारों से आपको ये बड़ी खबर बता दी, आज आरजेडी अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। लालू प्रसाद यादव आज नामांकन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया जाएगा। 10 अक्टूबर की तारीख रखी गई है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। नामांकन में आरजेडी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव नामांकन करेंगे। तो आज आरजेडी के लिए अहम दिन और बड़ा दिन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन लालू प्रसाद यादव दिल्ली जाकर करेंगे। 10 अक्टूबर को वहीं पर चुनाव भी होने हैं। और आपको बता दें कि निर्विरोध तरीके से एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुने जाएंगे। तो दिल्ली में ये अहम और आज का दिन बेहद ही खास आरजेडी के लिए। खुद लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचेंगे और नामांकन करेंगे। और चलिए अब आपको सावधान करने वाली खबर बता दें। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ है। लोग दूर दूर से ट्रेनों के जरिए अपने अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन घर जाने की खुशी और जल्दबाजी में लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतिए, क्योंकि ये जानलेवा हो सकती है। गया से आई ये तस्वीर देख लीजिए, जहां चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक महिला की जान जाते जाते बच गई। महिला ट्रेन से उतरने के चक्कर में घसीटती चली जा रही थी। ये तो शुक्र है कि प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ के एक जवान ने जैसे ही महिला को देखा वो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा और उसकी जान बचा ली। धनबाद डेहरी इंटरसिटी एक्सप्रेस से सफर कर रही गया जंक्शन पर ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी ये महिला, और उसी दौरान ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई और ये महिला घसीटती चली गई। हमारी सलाह है कि आप ट्रेन पर चढ़ने और उतरने के दौरान बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकती है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, कितनी खौफनाक तस्वीर है। ये देखिए किस प्रकार से ये महिला अपना पैर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतारती है, वैसे ही अचानक ट्रेन चल पड़ती है। रफ्तार ट्रेन की तेज हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको राखे साया मार सके ना कोई। और वही तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन हर बार भगवान भी साथ नहीं देते हैं, इसलिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। सावधान रहें, सतर्क रहें, जल्दबाजी कतई ना करें। बाथरूम जा रहे थे ना, तो जैसे मैंने एक पैर रखी थी, एक पैर रखा था तो गाड़ी छूट गया। तो उसी टाइम मैंने ऐसे एक लड़का ने बोला आंटी कूद जाओ, तो मैंने ना कूदी नहीं। फिर मैंने ऐसे हैंडल पकड़ लिया तो गाड़ी छोड़ दिया था। उसके बाद कौन बचाया? उसके बाद मेरे को ना पुलिस ने बचाया, सामने बचाया, मेरे को दिमाग नहीं आता। ये पुलिस ने। और नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाली देवी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। मां के स्वरूप की पूजा से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस स्वरूप में मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना है, जिस वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग जैसे शस्त्र और बाण जैसे अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। कहा जाता है कि माता का ये रूप भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा की विधि की बात करें तो मां चंद्रघंटा को मीठी खीर का प्रसाद लगाएं। गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाने से मां प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को खीर, हलवा या स्वादिष्ट मिठाई खिलाएं। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्त हर बाधा से मुक्त हो जाता है। चंद्रघंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले भक्तों को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है, ऐसी मान्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज नवरात्र का तीसरा दिन है और ये दिन बेहद ही खास है। हमारी संवाददाता कोमल बहल रांची से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वहां की तस्वीरों को वो दिखाएंगी। कोमल, दिखाइए कि आज कितना उत्साह दिख रहा है भक्तों में। आज तीसरा दिन है और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा, लोगों का उत्साह और उमंग और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा होगा।
जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। तो ऐसे ही सुबह के 7:15 ही बज रहे हैं और यहाँ पे भक्तों की भीड़ जो है साफ तौर पर मंदिरों में हमें देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं का कतार जो है मंदिरों में लगा हुआ है। आपको हम अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे भक्त पहुँचे हुए हैं, दूर दराज से पहुँचे हुए हैं और माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। कहा जाता है कि आज के दिन माता जो है चंद्रघंटा के रूप में रहती है, प्रकट होती है और अपने राक्षसों का वध करने वाली माता इन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में अपने जितने भक्त हैं, भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए माता आज अपने स्वरूप में आती है। तो भक्त जो है अपने दुखों को लेकर के, अपने दुखों को दूर करने की विनती को लेकर के भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए नवरात्र में मंदिर पहुंचे हुए हैं। जी कोमल, वहां पे कुछ श्रद्धालु हैं, आप उनसे बातचीत करें कि इस बार वो नवरात्र कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे इस बार की नवरात्र को वो मनाएंगे, क्योंकि पूरे 2 साल बाद, कोरोना काल के बाद इस बार बेहद उत्साह और उमंग श्रद्धालुओं में है, भक्तों में है। कैसे इस बार दुर्गा पूजा मनाएंगे, क्योंकि 2 साल के बाद देख रहे हैं, 2 साल से कोरोना का प्रकोप था, कोरोना का प्रकोप अब खत्म हो गया है, भक्त भी पहुंचे हुए मंदिर। किस तरह से इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्र? बहुत अच्छा से, बहुत खुशी लग रहा है इस बार। हाँ, आप बताइए कैसे पूजा अर्चना कैसे कर रहे हैं इस बार? बहुत अच्छा से हो रही, बहुत खुशी है कि कोरोना भागा, हम लोग का मैया का दरबार में आने का मौका मिला है कि पूजा करने कि मास्क लगा के आओ, सैनिटाइजर लगाओ। इस बार वैसा कोई नहीं है दिक्कत, पूजा हम लोग अच्छा से कर रहे हैं। ये माँ में बहुत शक्ति है, यहाँ का जल से ही अच्छा हो जाता है। जैसे कोई चीज में दर्द है, यहाँ का जल लगाइएगा तो ठीक हो जाता है, और मनसा लेके आइए तो फूल भी गिरता है। बहुत पुरानी माँ, बहुत अच्छी माँ है, बूढ़ी माँ। हम लोग बहुत पहले से ही आते हैं, अब तो मंदिर बहुत अच्छा बन गया है। मतलब माता की कृपा से मास्क दूर हो गया, यानी कोरोना दूर हो गया। बहुत अच्छा हुआ कि अब हम लोग को बहुत खुशी से त्योहार मनाएंगे, बहुत खुशी से। 2 साल रुका रहा, बहुत साल से हम लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, हमें तस्वीरें दिखाने के लिए। वाकई भक्तों में काफी उत्साह और उमंग है और पूरी श्रद्धा भाव से मां के दरबार में हाजिरी लगाकर भक्त अपनी मनोकामना मां के सामने प्रकट कर रहे हैं। और छपरा के श्यामचक के मूर्तिकारों की मूर्तियां पूरे बिहार भर में प्रसिद्ध है। मूर्ति निर्माण में लगे मूर्तिकारों का खर्च भी मूर्तियों से ही निकलता है। कोरोना का प्रकोप थमने के बाद इन मूर्तिकारों के चेहरे पर खुशी की लहर है और दुर्गा पूजा को लेकर मूर्तिकार मूर्तियों के निर्माण में जुट गए हैं। मूर्तिकारों से बातचीत की हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। दुर्गा पूजा में मूर्ति बनाने वाले अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वही माता की प्रतिमा को सही आकार देते हैं जिसकी पूजा कर हम माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लंबे समय से कोरोना का काल चल रहा था, काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है इन मूर्तिकारों ने। हालांकि इस बार इन्हें कुछ राहत महसूस हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी तन्मयता से मूर्ति निर्माण में लगे हुए हैं। माता के जो प्रतिमा है उसको सही रूप दे करके कुछ दिन में ये भक्तों को देंगे, जो भक्त इन प्रतिमाओं को ले जा करके पूजा करेंगे। ये जो छपरा के श्यामचक इलाके के मूर्तिकार हैं, लंबे समय से इस कला से जुड़े रहे हैं। इनके पूरे परिवार जो है इस कला से जुड़ते हैं, लेकिन हाल के दिनों में इन लोगों ने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है। और कोरोना के दौरान तो इन्हें काफ़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लग गया था, भीड़ भाड़ नहीं था, लोग खरीदारी नहीं करते थे। एक मूर्तिकार हमारे साथ है, इनसे हम बात करते हैं। जी बताइए कि कोरोना काल था, तो उस काल से उभरे हैं, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों ने झेली? बहुत दिक्कत था कोरोना काल में। तो था कि मूर्ति हम लोग बनाते थे, मेहनत करते थे, लेकिन अब 1 आध 2 निकल गया तो निकल गया, नहीं तो सारी वैसे बच जाते थे। सरकार नियम लगा। हाँ, तो यही अब जब पूजा ही नहीं होता था तो मूर्ति लोग क्या कोई लेके जाएगा। इस बार क्या लग रहा है? इस बार राहत है, आपकी बार हाँ चली है। कितनी मूर्तियां बनाई हैं आपने लगभग? हमने 100 मूर्तियां बनाई। 100 मूर्तियां बनाई हैं। ये मूर्तिकार है जो उनकी उम्मीदें रहती हैं मूर्ति से कि ये जो मूर्ति बनाएंगे बिकेंगे, यानी भगवान को कहते हैं कि भक्तों के लिए भगवान बिक भी जाते हैं, और इन मूर्तिकारों के लिए यही साबित होता है। और कहीं ना कहीं ये मूर्तिकार पिछले कई दिनों से परेशान थे, कुछ सालों से परेशान थे कोविड काल में, लेकिन इस बार जब सारे रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गए हैं तो इनके चेहरे पर खुशहाली दिख रही है और ये लोग मना रहे हैं कि ऐसे ही हालात बने रहें। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Headlines presented by